वेलकम वंस अगेन। जैसा आप लोग जानते हैं टेंसेज वाला टॉपिक चल रहा है एंड वी हैव फिनिश्ड प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस के चार चार सब डिविजन्स हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इंडेफिनिट, इसमें जो एक्शन होता है, जिस एक्शन को हम शो करते हैं वो अनिश्चित होता है, उसके बारे में ज़्यादा बातें पता नहीं होती हैं। सबसे पहले इसके रूल्स देखते हैं। बहुत ही सिंपल इसके रूल्स हैं। एस प्लस V2, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ऐसा कोई एक्शन जो पहले हो चुका है, पास्ट में हुआ है, उसको व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। और जो थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस बताए हुए हैं आपको, अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। पहला है साधारण अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कुछ नहीं करना है। किसी भी पर्सन का हो उसमें सब्जेक्ट, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो डिड लग जाएगा। कहाँ लगेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड प्लस नॉट प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड आएगी, उसके बाद में नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म। ये तो हुई बात नेगेटिव सेंटेंस की। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? ये डिड है जो हेल्पिंग वर्ब, ये शुरू में आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ एग्जांपल्स। he wrote a letter, he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा। लिखा सिर्फ इतनी सूचना है और इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए इसको इनडेफिनिट कहते हैं, सिंपल कहते हैं कि उसने कब लिखा, क्यों लिखा, क्या लिखा, कि सिर्फ इतना पता है कि पत्र लिखा, लेटर लिखा। कंडीशन फुलफिल हो रही है। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। सब्जेक्ट है ही, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब राइट की सेकंड फॉर्म रोट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा एग्जांपल, सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना नहीं गाया। सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस है, डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग।
डिड यू गो टू मार्केट yesterday? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन बिकॉज इट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। दूसरा है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन जो है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई। फर्स्ट सेंटेंस ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटन तीन फॉर्म होती हैं। यहाँ पे रूल कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसने एक पत्र लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ही रोट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ही रोट अ लेटर। ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नॉट आ गया, और उसके बाद में ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म सिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंग। इसमें हम सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, इसमें कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इसको ध्यान से सीख लें एक बार कि डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नेवर सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ये डिड शुरू में आ गई, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या आप कल मार्केट गए थे? हमें ये बात पूछनी है किसी से, तो उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी डिड, वो शुरू में आ गई। उसके बाद जिससे पूछ रहे हो यू, वो सामने आ गया, डिड यू। फिर ध्यान के रखना है, मार्केट जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, और फर्स्ट फॉर्म गो, तीनों फॉर्म है, गो वेंट गॉन। तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डिड आया हुआ है इसलिए फर्स्ट ही लगेगी, गो लगा दिया। डिड यू गो टू मार्केट येस्टरडे? क्या आप कल मार्केट गए थे? ये तो हुई बात उसकी यस नो टाइप क्वेश्चन की। और फिर डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन बिकॉज इट बिगिंस विद ए डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, वर्ड, व्हाट, विच, वेयर, वाई, हाउ, सब इसके अंदर आते हैं। आपने इस बच्चे को क्यों पीटा? वाई डिड यू बीट दिस चाइल्ड? क्वेश्चन पूछना है किसी से, वाई डिड यू बीट दिस चाइल्ड? तो वाई आ गया पहले, फिर डिड आ गया, यू आ गया, और फिर उसके बाद में बीट आ रही है। बीट कौन सी फॉर्म है? बीट की तीनों फॉर्म, बीट, बीट, बीटन। तो बीट फर्स्ट फॉर्म है, बीट सेकंड फॉर्म भी है, क्योंकि अपने को यहाँ इधर डिड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आगे फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड यू बीट दिस चाइल्ड? ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूल्स नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिंपल सी बात, अगर पास्ट की कोई हमें व्यक्त करनी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव बनाना हो तो डिड का प्रयोग करना है। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और इंटरोगेटिव में डिड के बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है तो वो वर्ड, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा शुरू में, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का है जो बात बीती हुई है, पहले घटना घट चुकी है, कोई काम पहले हो चुका है, उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का सहारा लेते हैं, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ था, वो कंटिन्यूअस था, जारी था, कुछ पोर्शन उसका चल रहा था। तो ऐसी किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए, ऐसे किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। इसके रूल्स देखो पहले। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव का। नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएगी वाज अथवा वर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाला किसका है? अफर्मेटिव, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। बहुत बार बता चुका हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हो तो ये रूल यूज होगा। दूसरा है नेगेटिव का, नकारात्मक वाक्य हो तो ये रूल यूज करना है। और तीसरा है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो ये रूल यूज करना है। अब वाज कहाँ पे यूज करना है और वर कहाँ पे यूज करना है? तो वाज का प्रयोग ही, उसके पहले आई के साथ भी करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन, ही, शी, इट, और कोई नेम हो, किसी का नाम दिया हो जो कि सिंगुलर में हो, एक वचन हो, तब हम वाज का प्रयोग करेंगे। वर का प्रयोग कब करेंगे? प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। जैसे फर्स्ट पर्सन का है वी, सेकंड पर्सन का यू, और थर्ड पर्सन का दे, वी यू दे। और या फिर अगर नेम है तो वो प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो इनके साथ वर का प्रयोग करना है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इस टेंस के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। He was writing a letter. वह एक पत्र लिख रहा था। ही आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वाज का हेल्पिंग वर्ब वाज है, और
वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। द कारपेंटर was making a table. The carpenter was making a table. We were watching TV. You were not paying attention. Were you going to Jaipur? थ्री टाइप्स के सेंटेंस और उनके रूल्स दिए हुए हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज का यूज़ कहाँ पे होगा? जब सब्जेक्ट की जगह पे हमारा ही, आई, ही, शी, इट और नेम सिंगुलर दिया होगा। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट सेंटेंस ही क्या है? ये सब्जेक्ट है और इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई है अपनी, ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है। उसके बाद में ये वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई और फिर उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। दूसरा एग्जाम्पल द कारपेंटर, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, द कारपेंटर पूरा ये सब्जेक्ट है। नेम है, नेम क्या? कई जने एक है, कारपेंटर अकेला है, एक कारपेंटर की बात हो रही है। नेम सिंगुलर हो तो वाज लगाना है, इसलिए यहाँ पे वाज लगा दिया। द कारपेंटर वाज, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेक, बनाना। कारपेंटर एक टेबल बना रहा था तो बनाने को कहते हैं मेक और उसकी आईएनजी फॉर्म आ गई है मेकिंग और फिर इसका ऑब्जेक्ट आ गया अ टेबल, राइट। फिर वी सब्जेक्ट है, जैसे ये प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आई? वर। ये जो इसकी सहायक क्रिया है यह है वर। ही, वी वर वॉचिंग टीवी, हम सब टीवी देख रहे थे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है यू वर नॉट पेइंग अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे रहे थे। इस बात को अगर कहना है तो चूंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो वर आती है। ये सब रूल के अंदर ये दिया हुआ है कि वी और यू और दे और नेम प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये वर का प्रयोग हुआ
उसके बाद चूंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसलिए हमने नॉट भी लगा दिया, और उसके बाद में ध्यान देने को कहते हैं पे अटेंशन, पे आ गई वर्ब और साथ में उसकी आईएनजी फॉर्म पेइंग, और फिर अटेंशन, अटेंशन इसका जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये आ गया। इसी तरह से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वॉज और वर, उनमें से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, ठीक है, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वर आती है, इसलिए वर शुरू में आ गई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम क्वेश्चन वर्ब वाला सेंटेंस बना रहे हैं। तो वर यू गोइंग टू जयपुर, क्या आप जयपुर जा रहे थे। तो इस प्रकार से ये टेंस भी समाप्त हुआ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें और कोई एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है। अगर आप लोग एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो एक दिन सारी प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व करेंगे, वैसे दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारे रूल्स मैं जो बता रहा हूँ इसको अगर अच्छी तरह से एक बार आप कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको। अब नेक्स्ट टेंस करेंगे। पास्ट टेंस का तीसरा जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट का भी है, साथ में कुछ पोर्शन उस एक्शन का कंप्लीट हो चुका था, परफेक्ट हो चुका था, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अ, बचा हुआ था, चल तो नहीं रहा था, बचा था। और इसमें एक्चुअली दो एक्शन होते हैं, दिखे चाहे एक ही लेकिन होते दो हैं। हो सकता है कि दोनों दिखें, ये हो सकता है कि एक अंडरस्टूड हो और दूसरा दिख रहा हो, पर दो एक्शन होते हैं इसमें। सबसे पहले तो इसके रूल्स देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसका रूल है। नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अब तो आपको याद ही हो गया होगा। ये पहले वाला जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, दूसरा जो है नेगेटिव नकारात्मक, और तीसरा जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, साधारण, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, इनके ये रूल्स हैं। लेकिन इसमें जो देखने में तो बहुत ही सिंपल है, ये छोटे छोटे रूल्स हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसका जो स्पेशल यूज है उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, कि इसमें एक्शन जो है वो आगे पीछे दो एक्शन होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है। एक एक्शन पहले होता है और एक बाद में होता है, वो भी बताऊंगा आपको। ही हैड finished the he had finished the letter।
द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग गया था, भाग चुका था। आई हैड finished I had finished the topic। इस तरह की बात इसमें व्यक्त की जा रही है। ग्रामेटिकली देखा जाए तो लग रहा है सही है। ही हैड फिनिश्ड द लेटर, वह पत्र समाप्त कर चुका था। लेकिन अब इसमें नेचुरल क्वेश्चन आता है कि कब। कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए या कोई और एक्शन होना चाहिए जिस बिंदु तक वो एक्शन हो चुका था। तो लगता है कि जैसे ये अधूरा है एंड इट इज़ डिमांडिंग समथिंग, ये कुछ और चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो पूरा करने के लिए हमें कुछ और इसमें जोड़ना चाहिए। तो पहले तो देखो इसको ग्रामेटिकली। हैड सभी के साथ यूज हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वही है। सभी के साथ एक समान रूप से हैड का प्रयोग हो रहा है। ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो यहाँ पर। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैड आ गई। और वर्ब जो है वो भी समान रूप से थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। जैसे फिनिश्ड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो और उसके बाद में द लेटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन फिर भी लगता है कि सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट सा है। जैसे दो जने बात कर रहे हैं तो लगता है कि जैसे या तो कोई बात पहले चल चल रही थी और वो अपन को नहीं पता, और इसलिए कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो ही हैड फिनिश्ड द लेटर, इसमें कुछ जोड़ देते हैं अपन। व्हेन यू एंटर्ड द रूम। अब लग रहा है कि ये कंप्लीट हो गया। ही हैड फिनिश्ड द लेटर व्हेन यू एंटर्ड द रूम। जब आप रूम में एंटर हुए तब तक वो लेटर फिनिश कर चुका था। दो एक्शन हो गए आगे पीछे। ठीक है। इसी तरह से द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था। इसमें भी कुछ जोड़ देते हैं इसको, क्योंकि लग रहा है कि अधूरा है सेंटेंस। बाय द टाइम द पुलिस केम, जब तक पुलिस आई तब तक चोर भाग चुका था। ठीक है। आई हैड फिनिश्ड द टॉपिक व्हेन ही केम इनटू द क्लासरूम। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दो एक्शन हो रहे हैं आगे पीछे। एक एक्शन पहले हो रहा है, दूसरा बाद में हो रहा है। ही हैड फिनिश्ड द लेटर व्हेन यू एंटर द रूम, जब आप रूम के अंदर आए तब वो लेटर फिनिश कर चुका था। इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इधर ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैड
ये सब्जेक्ट हो गया और इधर एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस वन आफ्टर द अदर इन क्विक सक्सेशन। आगे पीछे दो एक्शन हो रहे हैं। कौन सा काम पहले हुआ? फिनिशिंग ऑफ द लेटर। लेटर पहले समाप्त हुआ, उसके बाद आप रूम के अंदर आए। जो काम पहले हो रहा है उसके अंदर हेड प्लस V3, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जो काम बाद में हो रहा है उसमें सिंपल V2, सिंपल second form of the verb, that means past indefinite. So in fact this tense is a combination of two tenses, past perfect plus past indefinite. इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है द थीफ हैड रन अवे। यहाँ हैड प्लस रन, रन की थर्ड फॉर्म भी रन होती है, रन रैन रन थर्ड फॉर्म। तो ये रन जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, फिर थर्ड फॉर्म आ गई। चोर भाग चुका था कब? बाय द टाइम द पुलिस केम। ये केम क्या है? V2 है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द थीफ हैड रन अवे बाय द टाइम द पुलिस केम। जब तक पुलिस आई तब तक चोर भाग चुका था। तो एक तरफ हैड प्लस V3 आ रही है और दूसरी तरफ V2, सेकंड फॉर्म, सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब केम। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। पहले इतना ही सेंटेंस दिया हुआ था कि द थीफ हैड रन अवे, ग्रामेटिकली वो भी करेक्ट था, चैलेंज नहीं कर सकते कि वो सही नहीं था, लेकिन लगता है कि जैसे कुछ अधूरा है सेंटेंस। दो जने आपस में बात कर रहे थे तो कोई बात पहले बोल चुका था जो कि हमें नहीं मालूम है, इसलिए ये सेंटेंस लगता है कि अधूरा है। और तीसरा है आई हैड फिनिश्ड द टॉपिक। हैड प्लस फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म हो गई। और उसके बाद में व्हेन ही केम, ये केम ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हेन ही केम इनटू द क्लासरूम, जब वो क्लासरूम के अंदर आया तब तक मैं टॉपिक समाप्त कर चुका था। तो इस तरह से दो एक्शन हो रहे हैं आगे पीछे। पहले ये एक्शन हो रहा है, टॉपिक फिनिश करने का एक्शन हुआ, उसके बाद उसके आने का एक्शन हुआ। दो एक्शन हुए, आगे पीछे हुए। जो पहले हुआ उसमें हमने हैड प्लस V3 लगाया, जो बाद में हुआ एक्शन उसके साथ में सिंपल V2, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, बस बात खत्म। इसमें और कुछ नहीं है। नेगेटिव बनाना हो तो हैड के बाद में नॉट लग जाएगा। यहाँ पर एक आधा एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। The children had not eaten the sweets the children had not eaten the sweets when their mother came। तो यहाँ पे नॉट का यूज़ हो रहा है और उसके बाद में ये थर्ड फॉर्म आ गई ईटन। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैड जो है शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछना हो, जैसे मान लो हैड द ट्रेन लेफ्ट when you
रीच्ड द स्टेशन। अब इसमें हेड शुरू में आ रहा है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हेड आ गया पहले। हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच द स्टेशन, जब आप स्टेशन पहुंचे तो क्या ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी। ये अगर क्वेश्चन पूछना है किसी से तो पहले हैड हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर द ट्रेन जो है इसका ये सब्जेक्ट आ गया, और फिर लेफ्ट ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर इधर दूसरा एक्शन जो है रीच ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। जब आप स्टेशन पहुंचे तो क्या ट्रेन जा चुकी थी, हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच द स्टेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं इस टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के। बाकी टेंस जो है इसमें पास्ट टेंस में एक और है, चलो कर ही लेते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रूल्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर। इसके यूज़ के बारे में बता चुका हूँ आपको, सिंस और फॉर का यूज़ कब करते हैं ये बताया हुआ है आपको। ये तो हुआ, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा, और ये रूल है उसका। अफर्मेटिव सेंटेंस का साधारण वाक्य बनाना हो तो इस तरह का ये रूल प्रयोग में आएगा, और नेगेटिव बनाना हो तो ये हैड के बाद में नॉट आ जाएगा, और फिर आएगा बीन, और फिर उसके बाद में ये सारा आएगा B1 प्लस ING प्लस सिंस और सिंस फॉर। और इंटेरोगेटिव बनाना हो तो ये हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा। पहला अफर्मेटिव का हो गया, दूसरा नेगेटिव का हो गया, और तीसरा इंटरोगेटिव का हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैड सभी के साथ आ रही है, कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, सबके साथ हेड आ रहा है। फिर उसके बाद सबके साथ बीन आ रहा है, और सबके साथ ING फॉर्म आ रही है, और वर्ब की मेन वर्ब की, और सभी के साथ सिंस अथवा फॉर का प्रयोग हो रहा है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। जब अपन ने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें बताया था सिंस फॉर उसमें भी आता है। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग जरूर होगा। तो सिंस कहाँ पे यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर कहाँ पे होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पीरियड ध्वनि क्या कहते हैं, अवधि, समय की ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन दी हुई है, अवधि दी हुई है तो फॉर लगाना है, अन्यथा सिंस लगाना है। ये पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब इसके एग्जांपल्स देख लो।
he had been writing a letter. He had been writing a letter for 2 hours. दूसरा एग्जाम्पल, it had been raining since morning. The children had been playing since 8 o'clock. Had been playing since 8 o'clock. अब इसमें he had been writing a letter for 2 hours, वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था। ये ड्यूरेशन है, 2 आवर्स समय की ड्यूरेशन है, अवधि है, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ। दूसरा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग जो है कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए इसके साथ में सिंस का प्रयोग हुआ। और तीसरा एग्जांपल है, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। तो 8 o'clock जो टाइम है फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए क्योंकि ओ क्लॉक टाइम है इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है वो तीनों में आ रही है, हैड बीन, ही हैड बीन, इट हैड बीन, द चिल्ड्रन हैड बीन। तो सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो कॉमन है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। और नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लग जाएगा हैड और नॉट के बीच में। अगर नेगेटिव बनाना हो तो इसी में नॉट की पोजीशन यहाँ पर है। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। बच्चे 8 बजे से नहीं खेल रहे थे, अगर ये कहना हो तो नॉट की पोजीशन हैड और बीन के बीच में आएगी। और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठाना है वहाँ से, लेकिन दोनों को नहीं। तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों को नहीं उठाना। फर्स्ट जो है हैड, ये शुरू शुरू में आ जाएगी यहाँ। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। अब इसमें आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये शुरू में आ गई, लेकिन जो बीन है इसका पार्ट वो वहीं अपनी जगह पे रहेगा। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। क्या बच्चे 8 बजे से खेल रहे थे? तो इस तरह से इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो पास्ट टेंस के जो चारों जो पार्ट्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों अपन ने कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, रिवाइज करना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो एक दिन इकट्ठी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।